स्वागत है आपका ऑनली जीएस पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 के लिए घटना चक्र सामान्य अध्ययन बुक में दिए गए भौतिक विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्नों को। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से बाकी की वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं मात्रक इकाई से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। ऑप्शन बी सही है। इसमें प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर है। प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है तो ये होता है दूरी का। ऑप्शन सी सही है। इसमें माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, अतः सेंटीमीटर इकाई में 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही होगा। नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापन की एक इकाई है जो 1 गुणा 10 की पावर -9 मीटर के समतुल्य है। 1 नैनोमीटर बराबर 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 10 की पावर -9 मीटर बराबर 10 स्क्वायर इंटू 10 की पावर -9 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। केल्विन। ऑप्शन सी सही होगा। सेल्सियस फ़ारेनहाइट एवं रियूमर पैमाने का मान ऋणात्मक होता है, जबकि केल्विन पैमाने का मान ऋणात्मक नहीं होता। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। सेंटीग्रेड। ऑप्शन ए सही होगा। इसमें ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि यह तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल एवं अर्ग ऊष्मा की इकाइयां हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है तब स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में भौतिक राशियां दी गई हैं, सूची 2 में इकाई है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें से बताना है कौन सा सही है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इसमें डी। इसके बारे में देख लेते हैं। त्वरण की इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। कृत कार्य का होता है जूल और आवेग का होता है न्यूटन सेकेंड। इस प्रकार यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल में होने वाला परिवर्तन है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। यहाँ पर बीच बीच में नोट्स दिए गए हैं जिन्हें हम लास्ट में कवर करेंगे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ यहाँ पे इकाई दी गई है, एक तरफ इनका प्राचल है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ये होगा सी। इसके बारे में आप मिलान स्वयं कर लीजिए। इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। शक्ति पावर का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है जिसे वाट कहते हैं। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई है। नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं। कैलोरी ऊष्मा की मात्रा मापने की इकाई है। डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। ओजोन सांद्रता। ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं मापक यंत्र एवं पैमाने से संबंधित प्रश्न। यहाँ पर पहला है, सूची 1 में उपकरण तंत्र दिए गए हैं यंत्र, और सूची 2 में मापन की गई राशि दी गई है। तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। इसके बारे में यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन होगा इसमें बी। इसके बारे में मिलान कर लेते हैं। अमीटर की यहाँ पे मापन की गई राशि होती है तो ये होती है धारा की। हाइग्रोमीटर होता है यहाँ पर सापेक्ष आर्द्रता का। स्प्रिंग तुला होता है यहाँ पर भार का, और बैरोमीटर होता है दाब का। तो ये मिलान आप स्वयं भी कर लीजिएगा। इसमें सही ऑप्शन होगा बी। अमीटर से किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मापन किया जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं। स्प्रिंग तुला से किसी वस्तु के भार का मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। तो ये है पायरोमीटर। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। थर्मो रेसिस्टर
इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही है। थर्मोरेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। यहाँ पे सही ऑप्शन ए सही होगा। रडार उपयोग में आता है, तो ये आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन सी सही है। रडार शब्द मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह वस्तुओं का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करती है। इसके द्वारा रेडियो तरंगों के माध्यम से दूर की वस्तुओं की स्थिति, ऊंचाई, दिशा या गति ज्ञात की जाती है। त्वरण, बल, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति से संबंधित प्रश्न है। इसमें पहला है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण होता है स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन ए सही है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सरल रेखा में समान वेग से गतिशील है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में परिवर्तन तभी होता है जब उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ट्रेन में असावधानी से बैठे यात्री ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है गाड़ी के साथ साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था न्यूटन ने। ऑप्शन ए सही है। न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति के तृतीय नियम के अनुसार जब कभी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बराबर और विपरीत दिशा में बल लगाती है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन ए सही है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षक बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे सूत्र लिखा गया है, ये आप स्वयं देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन है, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है क्योंकि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नदी के जल का घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो ये है विस्थापन। ऑप्शन सी सही है। वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं सदिश राशि कहलाती है। जैसे संवेग, बल, त्वरण, विस्थापन आदि किसी वस्तु द्वारा इस निश्चित दिशा में चली दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन एक सदिश राशि है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? 2:3। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पर इसका हल दिया गया है जो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये हल आप स्वयं से कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है? संवेग संरक्षण। ऑप्शन डी सही है। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। स्थूल पदार्थों के गुण से संबंधित प्रश्न है। पहला है इसमें, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला है लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों के जुड़ाव के संबंध में, लोगों की संवेदनशीलता के संबंध में। तो यहाँ पे पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा वाला यहाँ पे गलत है। इस प्रकार आंसर होगा ए। मोबाइल फोन से जहां लोगों के जुड़ाव के संबंध में क्रांति आई है, वहीं ऑटोमोबाइल क्रांति से लोगों को आवागमन के नए नए साधन प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उत्पाद है? तो ये होता है एस्फॉल्ट। ऑप्शन डी सही है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के निरंतर प्रभाजी आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। यह प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। एस्फॉल्ट का उत्पादन पेट्रोलियम परिशोधन के दौरान होता है।
एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है, इसका जल में भार होगा 0। ऑप्शन ए सही है। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब चूंकि गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावन बल लगता है, तब जल में गुब्बारे का भार बराबर भार माइनस उत्प्लावन बल 200 माइनस 200 बराबर 0। अतः जल में गुब्बारे का भार 0 होगा। प्रकाश से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसमें तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। आंसर होगा इसमें ए। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी पतली बेलनाकार नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टारलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण प्रारंभ किया गया, न कि रिलायंस उद्योग समूह द्वारा। प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करता है ये है पूर्ण अभ्यंतर या फिर आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन ए सही है। मरीचिका का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन सी सही है। मृग मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर होता है और वह विरूपित प्रतिबिंब नहीं देख पाता। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा एवं आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु की परतें गर्म हो जाती हैं तब वह विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। अतः किसी सुदूर वस्तु से आने वाला प्रकाश ज्यों-ज्यों हवा की परतों से अपवर्तित होता है त्यों-त्यों वह अविलंब से अधिकाधिक विचलित होता जाता है और अंत में पूर्ण आंतरिक रूप से परावर्तित हो जाता है। फलतः प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देखता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाए जाने का सर्वप्रमुख कारण यह है कि लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है तथा यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम विकिरित होने वाला लाल रंग व्यक्ति तक अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई पड़ता है तथा उद्देश्य की पूर्ति करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय। जब सूर्य किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक पहुंचता है। शेष रंगों का मार्ग में प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला होने का कारण भी इसी में निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं। चूंकि बैगनी और तत्पश्चात जामुनी एवं नीले रंग लघु तरंगदैर्घ्य के कारण का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। पहला, आकाश के नीला दिखने का कारण प्रकाश का कम प्रकीर्णन है। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसमें पहला, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। आंसर होगा इसमें बी। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी एवं नीले रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग ही न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय
सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। वर्षा के बाद बादलों में पानी की छोटी-छोटी बूंदें रह जाती हैं जो प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश विक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। ऑप्शन डी सही है। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस अपसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। ऑप्शन बी सही है। अगर कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है बैगनी। ऑप्शन डी सही है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है जिसका मान 7.5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है जिसका मान 4 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है तो ये बनता है रेटिना के पीछे। ऑप्शन सी सही है इसमें। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। इस दृष्टि दोष में पास रखी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है तो यह है लाल रंग। ऑप्शन बी सही है। निर्वात अथवा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशे में बैगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम जबकि बैगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको गलत कथन बताना है। मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है ये होगा यहाँ पे बी। बाकी ये ए, सी और डी इसमें सही है। मनुष्य का कान 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों हेतु सबसे सुग्राही मोस्ट सेंसिटिव होता है। मनुष्य की आंख पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है। पीले हरे रंग के लिए सबसे सुग्राही होती है। हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड के 1/10वें भाग तक बना रहता है। अगर 1/10 सेकंड के समाप्त होने से पूर्व कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों ध्वनियों की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा मस्तिष्क दोनों में फर्क नहीं कर पाता। दृष्टि की दृढ़ता से तात्पर्य है कि जब कोई चित्र रेटिना पर पड़ता है तो वह सेकंड के 1/16वें भाग तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। स्पष्ट है कि केवल विकल्प बी गलत है। ऊष्मा एवं गतिकी से संबंधित प्रश्न है। पहला है कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? -40। ऑप्शन ए सही है। -40 सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड तथा डिग्री फ़ारेनहाइट में समान होता है। डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध यहाँ पे दिया गया है तो ये आप स्वयं देख लीजिए। नेक्स्ट है स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। ऑप्शन बी सही है। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। कथन कार्य दिया गया है जिसमें कथन है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। सफेद तथा हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा के कम अवशोषी होते हैं इसलिए इन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि
वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन डी सही है। प्रकृति के विभिन्न रंगों में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। काला रंग ऊपर से पड़ने वाली ऊष्मा को सर्वाधिक अवशोषित करता है, जबकि सफेद रंग में ऊष्मा को परावर्तित करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने से आराम मिलता है, क्योंकि ऊष्मा परावर्तित होने से हमें गर्मी कम लगती है। यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है, जिसमें कथन है कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल एक असीमित घनत्व का द्रव्यमान द्रव्य युक्त पिंड है, जो प्रकाश को परावर्तित करने में असक्षम होने के कारण ही अदृश्य है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये है सोनार। ऑप्शन डी सही है इसमें। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग है। इसमें पराश्रव्य तरंगे प्रयुक्त होती हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? विकिरण के लिए। ऑप्शन ए सही है। विकिरण द्वारा सूर्य के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। अब देखते हैं ध्वनि से संबंधित प्रश्न। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है आयाम में। ऑप्शन बी सही है। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुलता मूलतः इसके आयाम से नापी जाती है। वास्तव में प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन बी सही है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। फलतः चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त। ऑप्शन सी सही है। सामान्यतः टेलीविजन की रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग के अवरक्त किरणें होती हैं। उल्लेखनीय है कि रिमोट कंट्रोल केवल टेलीविजन को ऑन एवं ऑफ करने में ही नहीं, बल्कि चैनल बदलने, आवाज की तीव्रता व चित्र की गुणवत्ता आदि को भी नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति आरोपण। ऑप्शन सी सही है। आवृत्ति आरोपण। नेक्स्ट है एनालॉग टेलीविजन प्रसारण में वीडियो संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आयाम मॉडुलन, जबकि श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने की तकनीक है आवृत्ति मॉडुलन। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। ऑप्शन डी सही है। जब दो सर्वप्रथम अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगे एक सरल रेखा में विपरीत दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम में जो तरंग पैटर्न बनता है उसे अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग कहते हैं। उदाहरण स्वरमापी के तार या सितार, गिटार के तार में। विद्युत धारा से संबंधित प्रश्न है। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है रेक्टिफायर द्वारा। ऑप्शन डी सही है। रेक्टिफायर एक वैद्युत युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट को दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करती है। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हों, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा होगा दो में अधिक। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा इसमें दो में अधिक। आंसर दो होगा। नेक्स्ट है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप स्वयं से पढ़ लीजिए। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ, इसका यहाँ पे आप विस्तार स्वयं से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है, तो ये होता है डायनेमो विद्युत मोटर। यहाँ पे सी और डी दोनों आंसर होगा। डायनेमो और विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियां हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है, जबकि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करती है। चालकता से संबंधित प्रश्न है, जिसमें कथन कारण है, जिसमें कथन है ताड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबों की छड़ी को वरीयता दी जाती है, क्योंकि लोहे की तुलना में तांबा विद्युत की अधिक सुचालक है और
वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है। तड़ित तड़ित चालक एक धातु की चालक छड़ होती है जिसे ऊंचे भवनों की आकाशीय विद्युत से रक्षा के लिए लगाया जाता है। ये आकाशीय विद्युत आवेश से प्राप्त आवेश को सीधे पृथ्वी में भेज देते हैं और इस प्रकार इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की अपेक्षा तांबे की बनी छड़ी को वरीयता दी जाती है क्योंकि तांबा लोहे की तुलना में अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? जर्मेनियम। ऑप्शन बी सही है। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है इनकी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थों के मध्य होती है। नाभिकीय भौतिकी से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे है मेसान की खोज किया हिडेकी युकावा में, पॉजिट्रॉन की खोज सी.डी. एंडरसन एवं यू.एफ. हेस ने सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत दिया। एच.ए. बेथे ने para यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, यहाँ पे जो डी है यही गलत है। वर्ष 1938 में अमेरिकी वैज्ञानिक एच.ए. बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। मेसान मूल कणों की खोज वर्ष 1935 में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन नामक धनावेशित मूलकण की खोज 1932 में सी.डी. एंडरसन तथा यू.एफ. हेस ने की थी। para यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का ही नहीं बल्कि जी.टी. सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी सही है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं और अत्यधिक गर्म परिस्थितियों में ही होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, तो यहाँ पर केवल पहला सही है। ऑप्शन इसमें ए होगा। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। ऑप्शन ए सही है। कलपक्कम तमिलनाडु में वर्ष 1971 में चेन्नई के निकट इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का मुख्य कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। वर्तमान समय में कलपक्कम में लगभग 5,677 करोड़ रुपए की लागत से 500 मेगावाट क्षमता वाले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतः उनकी टोकामाक डिजाइन होती है। वे बहुत अधिक तापमान पर कार्य करते हैं। इसमें से पहला गलत है और ये दूसरा और तीसरा सही है। आंसर होगा यहाँ पर सी। नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, अतः कथन एक सही नहीं है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं को ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं कहते हैं क्योंकि ये तीन अभिक्रियाएं बहुत ऊंचे ताप पर होती हैं। साधारणतया नाभिकीय संलयन रिएक्टरों की टोकामाक डिजाइन होती है। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है? तो ये है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी सही है। वर्ष 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान किया। श्री बेबेज ने प्रोग्राम योग्य निर्मित अपनी यांत्रिक मशीन को द एनालिटिकल इंजन की संज्ञा दी, उन्हें कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। माउस है तो इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी सही है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर को सूचना प्रदान करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अमेरिकी वैज्ञानिक डग एंजेलबर्ट ने वर्ष 1968 में पहली बार कंप्यूटर माउस को दुनिया के सामने पेश किया। पहली बार जब दुनिया ने इस मानव निर्मित माउस को देखा तो वह एक बड़ा बेडौल सा लकड़ी का डिब्बा था। उसमें सिर्फ एक बटन था और उसकी मदद से कंप्यूटर से जुड़ी तमाम अहम चीजें बड़ी आसानी से एक ही जगह से नियंत्रित हो सकती थी। नेक्स्ट है
लाइफ-आई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें गलत कथन बताना है। लाइफ-आई का विस्तृत रूप लाइट डिफेलिटी प्रकाश तद्रूपता है। भारत में लाइफ-आई का सफल परीक्षण 29 जनवरी 2018 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किया था। लाइफ-आई द्वारा 10 जीबी प्रति सेकंड डाटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इसका क्रियान्वयन ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क द्वारा किया जाता है। तो इसमें दूसरा और चौथा गलत है। इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। वर्ष 2011 में जर्मनी के वैद्युतिक विज्ञानी हेरोल्ड हॉस ने लाइफ-आई तकनीक प्रस्तावित की थी। लाइफ-आई एक वायरलेस ऑप्टिकल नेटवर्किंग तकनीक है जिसमें डेटा के संचरण के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड का उपयोग किया जाता है। लाइफ-आई का पूर्ण रूप होता है लाइट डिफेलिटी प्रकाश तद्रूपता। भारत में 29 जनवरी 2018 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाइफ-आई का सफल परीक्षण किया गया। हालांकि प्रश्न के विकल्प में बी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस परीक्षण किए जाने का उल्लेख है जो गलत है। लाइफ-आई द्वारा 10 जीबी प्रति सेकंड डेटा को 1 किलोमीटर की परिधि में भेजा जा सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पर देहरादून में। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक हाइपरमीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। ऑप्शन बी सही है। वर्ल्ड वाइड वेब आपस में जुड़े हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों को इंटरनेट द्वारा प्राप्त करने की प्रणाली है। एक वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उन वेब पन्नों को देख सकते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एवं अन्य मल्टीमीडिया होते हैं और हाइपरलिंक की सहायता से पन्नों के बीच आवागमन कर सकते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। विंडोज 3 श्रृंखला माइक्रोसॉफ्ट द्वारा वर्ष 1900 में निर्मित की गई। वर्ष 2012 में जारी किया गया विंडो 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं, तो यहाँ पे 3-4 दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये होता है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल। सर्वर नहीं होता। इस प्रकार आंसर होगा यहाँ पर सी। कंप्यूटर में स्मृति दो प्रकार की होती है। प्रथम सेमीकंडक्टर या प्राथमिक मेमोरी और दूसरा द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी जो कि मैग्नेटिक या ऑप्टिकल हो सकती है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क। सर्वर स्मृति का प्रकार नहीं है। WLL का अर्थ होता है वायरलेस इन लोकल लूप। ऑप्शन सी सही है। WLL का पूरा नाम वायरलेस इन लोकल लूप है। यह एक संचार प्रणाली है। इसके माध्यम से BSNL भारत के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेतार फोन सुविधा उपलब्ध करा रहा है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स से। ऑप्शन ए सही है। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बिट्स से मापी जाती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट। 1 MB मेमोरी होती है 1024 किलोबाइट के। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? 1 बाइट बराबर 8 बिट्स, 1 किलोबाइट बराबर 1024 बिट्स, 1 टेराबाइट बराबर 1024 गीगाबाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट नहीं होता। यहाँ पे सी जो है ये गलत है। कंप्यूटर की सभी कार्यप्रणाली अंक पद्धति पर आधारित होती है। जब कंप्यूटर में डाटा इंटर करते हैं तो वह मेमोरी में जगह घेरता है। इसको मापने के लिए यूनिट का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। नेक्स्ट है लैन। LAN का तात्पर्य होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी सही है। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डा जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को आवृत करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यहाँ पे गलत पूछा है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को संदर्भित करता है। CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को संदर्भित करता है। तो यहाँ पे सी सही नहीं है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ये होता है कंपाइलर। प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड होता है, कंपाइलर नहीं होता। आंसर यहाँ पर बी होगा। कंपाइलर एक या अधिक कंप्यूटर प्रोग्रामों का समूह होता है जो कि किसी उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को किसी दूसरी कंप्यूटर भाषा में बदल देता है। जिस कंप्यूटर भाषा में मूल प्रोग्राम होता है उसे स्रोत कहते हैं तथा इस प्रोग्राम भाषा को स्रोत कोड कहते हैं। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है मॉडेम। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। मॉडेम का पूर्ण रूप है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इंटरनेट के प्रयोग हेतु कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ने के लिए मॉडेम आवश्यक है। टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है, अतः इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम आवश्यक होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में तथा पुनः डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में बदलने का कार्य करता है। मॉडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। ऑप्शन सी सही है। रोम मेमोरी है केवल पढ़ने के लिए। ऑप्शन ए सही है। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस मेमोरी में संग्रहित सूचना को केवल पढ़ा जा सकता है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। कंप्यूटर शब्दावली यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए सही है। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट से विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। यूएसबी पोर्ट से उपकरणों को सीधे ही प्लग और प्ले तरीके से जोड़ा जा सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली जिसे उपयोगकर्ता के ईमेल का पता करने के लिए प्रयुक्त करते हैं वह है फिंगर। ऑप्शन सी सही है। उपयोगकर्ता के ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए फिंगर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लॉजिकल सिद्धांत पर। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। आधुनिक कंप्यूटरों में अंकगणितीय तथा तार्किक लॉजिकल इकाई होती है जो कि अंकगणितीय तथा तार्किक गणनाओं का कार्य करती है। IRC का तात्पर्य है इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन बी सही है। इंटरनेट रिले चैट एक पाठ्य आधारित चैट प्रणाली है जो कि दुनिया भर के करोड़ों लोगों को वास्तविक समय में बातचीत करने की सुविधा देती है। यह वास्तविक समय पर इंटरनेट पाठ्य संदेश या सिंक्रोनस कॉन्फ्रेंसिंग का एक रूप है। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, स्मृति से, शुद्धता से, उपर्युक्त सभी से। कंप्यूटर बहुत तेज गति से गणनाएं करता है। माइक्रो कंप्यूटर मिलियन गणनाएं प्रति सेकंड कार्यान्वित कर सकता है। कंप्यूटर बहुत ही शुद्ध गणनाएं करने वाली मशीन है। यह जटिल से जटिल गणनाएं बिना किसी त्रुटि के करता है। कंप्यूटर की अपनी मुख्य तथा सहायक मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के आंकड़ों को संचित करने में सहायता करती है। ईरान के कंप्यूटरों में पकड़ा गया स्टक्सनेट वर्म कृमि है। नाभिकीय सेंट्रीफ्यूजों को नष्ट करने का एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम। ऑप्शन बी सही होगा। स्टक्सनेट एक ऐसा कंप्यूटर वर्म द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर किए गए साइबर हमले में किया गया था। ईरान के बुशेहर परमाणु रिएक्टर के कंप्यूटरों में स्टक्सनेट वर्म पाए गए थे। यह वर्म कंप्यूटर से नियंत्रित होने वाले संयंत्रों के लिए घातक है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी सही है। कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है। सूची 1 इस तरफ है, इस तरफ सूची 2 है दिया गया है। यहाँ पे आपको इसका मिलान करना है और इसमें से बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो इसमें पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। क्यूरियोसिटी ये यूएसए का मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। नेक्स्ट है मैसेंजर नासा का बुध ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। यहाँ पे ए का 3 होगा, बी का 4 होगा और सी का यहाँ पर रुस्तम एक DRDO का मानव रहित वायुयान है और यहाँ पर एक बचता है आकाश 2। तो ये डी का 1 होगा, यहाँ पर 1 बचा है तो ये होगा
टेबलेट है। तो यहाँ पे आप इसका मिलान स्वयं भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ऑप्शन इसमें आंसर ए होगा। इसके बारे में नीचे देखते हैं। व्याख्या क्यूरियोसिटी नासा के मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के तहत नवंबर 2011 में फ्लोरिडा से एटलस 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित मंगल ग्रह अन्वेषी अंतरिक्ष यान है। मैसेंजर बुध ग्रह की सतह, भू रसायन और अंतरिक्ष पर्यावरण के अध्ययन हेतु वर्ष 2004 में नासा द्वारा प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान है। रुस्तम एक डीआरडीओ की बंगलुरु स्थित इकाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित मानव रहित विमान है। आकाश 2 विश्व के सबसे सस्ते टैबलेट कंप्यूटर आकाश का नव संस्करण है। नेक्स्ट है DAVINCI प्लस और VERITAS नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन संबंधित हैं शुक्र से। ऑप्शन बी सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ष 2021 में शुक्र ग्रह के अनुसंधान हेतु 2 नए मिशनों का चयन किया है। ये मिशन है, यहाँ पे आप इनका पूरा नाम देख लीजिए, ये इनके शॉर्ट नेम है। डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबेल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और इसका पूरा नाम है वीनस इमिसिविटी रेडियो साइंस इनसार्ट टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पे इसका पूरा नाम स्वयं देख लीजिएगा। ये जो DAVINCI है प्लस ये शुक्र ग्रह के वायुमंडल के संगठन की माप करेगा, जबकि ये दूसरा वाला शुक्र ग्रह की सतह का मानचित्रण करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, जिसमें कथन है अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर उतरते समय कुछ क्षण के लिए भू स्टेशन से रेडियो संपर्क खो देता है, क्योंकि जब एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यान की सतह का ताप बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर वायु आयनित हो जाती है। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार आंसर इसमें ए हो जाएगा। अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान वायु के कणों से टकराने के फलस्वरूप उत्पन्न हुए घर्षण से अंतरिक्ष यान की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिससे उसके चारों ओर की वायु आयनित हो जाती है, जो रेडियो सिग्नलों को बाधित कर भू स्टेशन से अंतरिक्ष यान के संपर्क को प्रभावित करती है। एक भू स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे का। ऑप्शन बी सही है। एक भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से लगभग 35,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संस्थाएं हैं, सूची 2 में इनके स्थान दिए गए हैं। यहाँ पे बताना है कौन से यहाँ पे कहाँ पर स्थित हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला वाला सही होगा। इसके बारे में देख लेते हैं। इसरो स्थित है तो ये स्थित है बेंगलुरु में, ए का होगा यहाँ पे 3। और IUCA ये स्थित है पुणे में। IUAC ये स्थित है ये स्थित है नई दिल्ली में। और नीचे यहाँ पर है VSSC डी वाला है, ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। यहाँ पे हम इसे नीचे देख लेते हैं, इसमें आंसर ए होगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। IUCA इसका पूरा नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ये पुणे में है। IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर नई दिल्ली में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है, यहाँ पे सी गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उपग्रह केंद्र वर्तमान नाम UR राव उपग्रह केंद्र की स्थापना वर्ष 1972 में की गई। यह केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण पर। ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगस्त 2016 में चीन में मिसयस उपनाम से एक प्रणाली विकसित की जो एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। 16 अगस्त 2016 को चीन द्वारा विश्व के पहले क्वांटम संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के चीनी दार्शनिक एवं वैज्ञानिक के नाम पर इस उपग्रह को मिसयस उपग्रह नाम दिया गया। स्ट्रेटेलाइट होता है
अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, ऑप्शन यहाँ पे सी हो सही होगा। स्ट्रेटेलाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित एक वायुपोत है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक स्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। स्ट्रेटोलाइट सिद्धांता एक उपग्रह के ही समान है, हालांकि यह किसी कक्षा की बजाय समताप मंडल में स्थापित किया जाता है, जिससे दो तरफा उच्च गति का डाटा संचार अधिक प्रभावी रूप से संपादित होता है। GSLV D2 जो हाल ही में कच्छ में प्रक्षेपित किया गया है, तो यहाँ पे कोई एक ऑप्शन सही नहीं है, इसके बारे में नीचे देखते हैं। GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। यह त्रिचरणीय यान इनसैट 2 श्रेणी के उपग्रहों को, इसका जो उपग्रह के वजन होता है ये होता है 2000 से 2500 किलोग्राम, को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO में स्थापित करने में सक्षम है। GSLV D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी। इसके द्वारा 1825 किलोग्राम वजनी संचार उपग्रह GSAT-2 को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई थी। नासा के किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की है? सोफिया, ऑप्शन सी सही है। अक्टूबर 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की रोशनी से प्रकाशित चांद की सतह पर पानी की खोज की है। चंद्रमा पर पानी की खोज नासा की स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने की। सोफिया, इसका यहाँ पे शॉर्ट नेम होगा सोफिया। स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का शॉर्ट नेम सोफिया। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े क्रेटरों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी के अणुओं H2O का पता लगाया है। यहाँ पर सूची 1 में स्थान दिया गया है और सूची 2 में कार्य दिया गया है, इसका मिलान करना है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आप मिलान स्वयं करिए, इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। काकड़ा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, पोखरण परमाणु बम विस्फोटक स्थल, थुम्बा राकेश प्रमोचन केंद्र, श्रीहरिकोटा में उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है। अब देखते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे सही सुमेलित है नाग, ये प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नाग दागो और भूल जाओ फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर संचालित होने वाली तृतीय पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाली, जबकि पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। पिनाका एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सही ऑप्शन सी होगा, इसके बारे में हम नीचे देख लेते हैं। त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर है। पृथ्वी या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि माध्यमिक परास्त बैलिस्टिक मिसाइल है और नाग यह टैंक रोधी मिसाइल है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन सी होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, उस प्रक्षेपास्त्र का नाम बताइए जिसका परीक्षण भारतीय वैज्ञानिक व रक्षा अधिकारियों ने 27/1/96 को चांदीपुर से किया था। तो यह है पृथ्वी द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। 27 जनवरी 1996 को पृथ्वी द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया। 6 अक्टूबर 2018 को उड़ीसा के बालासोर स्थित चांदीपुर रेंज से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का रात्रि परीक्षण किया गया। पृथ्वी द्वितीय एक चरणीय तरल प्रणोदक चालित मिसाइल है। आधुनिक ब्रह्मोस पराधुनिक मिसाइल जैसी प्रौद्योगिकी भारत ने संयुक्त रूप से किसके साथ विकसित किया है? रूस के साथ, ऑप्शन बी सही है। ब्रह्मोस भारत के DRDO और रूस के NPO मशीनोस्त्रोएनिया NPO के संयुक्त उपक्रम में विकसित एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल 2.8 से 3 मैक तक की गति से मार करने में सक्षम है। ब्रह्मोस 290 किलोमीटर तक की रेंज तक वार करने में सक्षम है। 20 मार्च 2013 को आंध्र प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले संस्करण का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। ब्रह्मोस है तो ये एक प्रक्षेपास्त्र है, ऑप्शन सी सही है। 18 अक्टूबर 2020 को भारत ने निम्नलिखित में से किस एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो ये है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नौसेना प्रारूप, ऑप्शन बी सही है इसमें। 18 अक्टूबर 2020 को अरब सागर में भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक युद्धपोत
आईएनएस चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। 1 दिसंबर 2020 को पुनः भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसैन्य संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। 30 अक्टूबर 2020 को ब्रह्मोस मिसाइल वायु से प्रक्षेपित किए जाने वाले संस्करण का भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण किया गया। प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कार से संबंधित प्रश्न है। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? तो ये है आइस क्यूब, ऑप्शन बी सही है। दिसंबर 2010 में निर्मित आइस क्यूब दूरबीन विश्व की विशालतम न्यूट्रिनो दूरबीन है। अंटार्कटिका में स्थित इस दूरबीन का डिजाइन विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने तैयार किया था। भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, ऑप्शन बी सही है। 1698 ईस्वी में थॉमस सेवरी ने पहले क्रियात्मक भाप चालित इंजन का निर्माण कार्य किया। 1712 ईस्वी में थॉमस न्यूकोमन ने पहले व्यावसायिक भाप के इंजन का निर्माण किया था। दोनों ही इंजन खदानों से पानी निकालने में प्रयुक्त हुए। स्कॉटलैंड के आविष्कारक जेम्स वाट ने इन इंजनों में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किए, जिससे इन इंजनों का प्रयोग खदानों से पानी निकालने के अतिरिक्त अन्य उद्योगों में भी संभव हो सका। यही कारण है कि जेम्स वाट को भाप इंजन का आविष्कारक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया? रॉन्टजेन ने, ऑप्शन बी सही है इसमें। एक्स किरण एक्सरे का आविष्कार विलहेम्स रॉन्टजेन ने 1895 ईस्वी में, रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने वर्ष 1901 में और सेफ्टी लैंप का आविष्कार डेवी ने किया था। निम्नलिखित को उनकी खोज के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे बताना है किसकी खोज पहले की गई। इसमें सही ऑप्शन होगा सी। इसमें दिया गया है ट्रांजिस्टर डायोड SMD इंटीग्रेटेड परिपथ। तो इसके बारे में नीचे देख लेते हैं। डायोड का आविष्कार किया गया 1904 में, ट्रांजिस्टर का 1947 में, इंटीग्रेटेड परिपथ का 1958 में, सतह पर लगने वाले अवयव SMD का 1960 के दशक में। किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? रमन प्रभाव दिवस, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज हेतु वर्ष 1930 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय भौतिज्ञ डॉक्टर सीवी रमन को उनके कार्य पर उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 में, ऑप्शन बी सही है। भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक किस वैज्ञानिक को कहा जाता है? होमी जे भाभा, ऑप्शन बी सही है। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाम की भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। विविध के अंतर्गत पॉइंट है। पहला प्रश्न है बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है, तो ये हिग्स बोसान है, ऑप्शन सी सही है इसमें। हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई और इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण गॉड पार्टिकल के उपनाम से संदर्भित किया जाता है। हिग्स बोसान कण की खोज करने वाले वैज्ञानिकों की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर हिग्स और बेल्जियम के फ्रांसवा एंगलर्ड को वर्ष 2013 के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो ये होता है क्वार्क, ऑप्शन डी सही है। मूलभूत कणों के दो वर्ग हैं जिन्हें क्वार्क एवं लेप्टॉन नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आइसोबार वायुदाब, आइसोहाइट ऊंचाई, आइसोबार गहराई, आइसोहेलाइन बर्फ वर्षा से संबंधित नहीं है। यहाँ पे सी आंसर होगा। आइसोहेलाइन समुद्र में समान लवणता वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा को प्रदर्शित करता है। आइसोबार समान वायुदाब वाले, आइसोहाइट समान ऊंचाई वाले, आइसोबोस समान गहराई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा दिखाता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन ए सही है। आर्टो हॉर्न ने अणु बम की खोज नाभिक विखंडन सिद्धांत पर की। वर्ष 1939 में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो हॉर्न तथा एफ स्ट्रॉसमैन ने ज्ञात किया कि जब यूरेनियम 235 पर मंद गति से न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो
यूरेनियम 235 का भार नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में विभक्त हो जाता है। इसके साथ बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। एटीएम से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन सी सही है। एटीएम का पूर्ण रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। यह मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित व कंप्यूटरीकृत उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है? एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑप्शन डी सही है। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने औद्योगिक दक्षता में सुधार लाने हेतु प्रयास किए। उन्होंने अपनी दक्षता तकनीकों का वर्णन अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में किया। इन्हें ही वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर तल एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजिमथ में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है थियोडोलाइट। ऑप्शन डी सही है। क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर में कोणीय दूरी को मापने के लिए थियोडोलाइट का प्रयोग किया जाता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के घनत्व का मापन में होता है, तो ये होता है धुएं के। ऑप्शन डी सही है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग धुएं के घनत्व मापन में होता है। अब देखते हैं तथ्यात्मक नोट्स। इसमें सबसे पहले देखते हैं मूल एवं व्युत्पन्न राशियां। मात्रक के बारे में, मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको आपस में बदला नहीं जा सकता है। इनकी संख्या 7 है। इनके अतिरिक्त 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे चाल की मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। इसमें मीटर और सेकंड 2 मूल मात्रक हैं। एसआई पद्धति में मूल मात्रक दिए गए हैं। जहाँ पे मात्रक है इस तरफ, यहाँ पे राशि है, इस तरफ मात्रक है, यहाँ पर संकेत दिए गए हैं। लंबाई का मात्रक है मीटर, संकेत होता है एम। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, संकेत है केजी। समय का मात्रक है सेकंड, संकेत होता है एस। तापमान का मात्रक है केल्विन, यह इसे के में व्यक्त करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, इसे सीडी लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा होता है मोल, इसे मोल लिखा जाता है। पूरक मूल मात्रक है तली कोण, इसका मात्रक है रेडियन, एड से इसे लिखते हैं। आर से घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, एस आर से इसे लिखते हैं। तो ये राशि, मात्रक और संकेतक हैं। नेक्स्ट है सीजीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड है। इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। एमकेएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम एवं सेकंड है। एफपीएस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मात्रक क्रमशः फुट, माउच एवं सेकंड है। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.0857 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। मेगावाट बिजली के मापन की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 मिलियन वाट के बराबर होता है। द्रव यांत्रिकी के संदर्भ में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग तथा उस माध्यम में ध्वनि की चाल का अनुपात है। अतः मैक उच्च वेग को प्रदर्शित करने हेतु प्रयुक्त होता है। क्यूसेक जल प्रवाह की दर मापने की इकाई है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में देखते हैं। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप है साउंड, नेविगेशन एंड रैंगिंग। इसमें पराश्रव्य तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है। परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। क्रोनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन करता है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है यांत्रिकी। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति के बारे में देखते हैं। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें
अदिश राशियां कहते हैं दूरी, चाल, आयतन, द्रव्यमान आदि अदिश राशियां हैं। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है तथा यह यह उसी दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। इस प्रकार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण मिलते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूट जाने पर व्यक्ति का पीछे गिर पड़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना आदि। गुरुत्व के अधीन गति के बारे में देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा के गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6वां भाग है, इसलिए चंद्रमा पर व्यक्ति का भार पृथ्वी पर उसके भार का 1/6वां भाग होगा। गुरुत्व त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा वह स्थिर रहता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन से वस्तु के भार में परिवर्तन होता है। लोलक की कालावधि उसकी लंबाई एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। सरल लोलक का आवर्तकाल t बराबर 2p√L/c है। अतः यहाँ पे लोलक की लंबाई L जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी ही अधिक होगी। कुछ तथ्य हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर को खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन के तल के अंदर रहती है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में होगा 0 किलोग्राम। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। स्थूल पदार्थों के गुण के बारे में देखते हैं। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही को सोखना, भूमिगत जल का ऊपर उठना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल चढ़ना। नेक्स्ट है केस नली में तरल अपने पृष्ठ तनाव के अनुपात में चढ़ता है। जिस तरल का पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वह उतनी ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। वायुदाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाना यह बताता है कि मौसम तूफानी होगा। बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट वर्षा की संभावना का संकेत देती है। बैरोमीटर की ऊंचाई में क्रमिक चढ़ाव साफ मौसम का संकेत होता है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में अंशतः पूर्णतः डुबोई जाती है तो डुबोने पर वस्तु के भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यदि किसी वस्तु का भार W है तथा उसके द्वारा हटाए गए द्रव का भार W1 उत्प्लावन बल है तो द्रव में वस्तु पर कार्यरत परिणामी बल W-W1 होगा।
अब यहाँ 3 स्थितियां हो सकती हैं। यदि W बड़ा है W1 से अर्थात वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। यदि W बराबर W1 है अर्थात यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर है तो वस्तु पर परिणामी बल शून्य होगा एवं वस्तु द्रव में डूबी हुई अवस्था में तैरेगी। यदि W से W1 अर्थात यदि W से W1 बड़ा है यानी यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो उसका कुछ हिस्सा द्रव के बाहर निकल आएगा और वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। प्लवन के नियम के अनुसार संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। जीवन रक्षक पेटी पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। कुछ तथ्य हैं, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह अधिक संपीड्य है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि जल में पृष्ठ तनाव होता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। वायु दाब में कमी के कारण समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का जितना भाग समुद्र की सतह पर ऊपर होता है वह है 1/9। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तब वह कुछ ऊपर उठ जाता है। लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। इसका कारण है कि पारद का आपेक्षिक घनत्व लोहे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है जबकि पानी का लोहे से कम होता है। बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव अथवा गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होती है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। बर्नौली के सिद्धांत के कई उदाहरण दैनिक जीवन में देखने को मिलते हैं, जैसे जब आंधी आती है तो घरों के छप्पर व टीन उड़ जाते हैं। इसका कारण है कि जब टीन के ऊपर हवा बहुत अधिक वेग से बहती है तो टीन के ऊपर वायु दाब बहुत कम रह जाता है जबकि टीन के नीचे का वायु दाब पहले जैसा बना रहता है। इस दाबांतर के कारण ही टीन व छप्पर आंधी में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हों तो तेजी से रेलगाड़ी आने पर हमें गाड़ी की ओर गिर जाने का खतरा रहता है। अब देखते हैं तरंग गति के बारे में। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। यह मंडल 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात या शून्य में नहीं गति कर सकती। यही कारण है कि चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है तथा वहां दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को सुन नहीं सकते हैं। तरंग संचरण दो प्रकार से होता है, अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। किसी माध्यम में किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करती है उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी होती है। क्रिस्टलकी या मणि विज्ञान का एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के विन्यास का अध्ययन किया जाता है। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अवरक्त तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। एक्स किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। यह चिकित्सा में आंतों के रोगों के निदान के लिए प्रयोग की जाती है। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक एक्स-रे परीक्षण है। इसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम, द्रवों में उससे कम तथा गैसों में न्यूनतम होता है। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है और मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है।
पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले गॉल्टर ने एक सीटी द्वारा उत्पन्न किया था। इसका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने, कपड़ों से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र की गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में तथा विविध चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। चमगादड़ उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग में रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, जिससे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का परास 20 से लेकर 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक होता है। जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं। इन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है। इस कारण जहां जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्घ्य के संदर्भ में अवरोही क्रम इस प्रकार है: रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, अवरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी विकिरण, एक्स किरण, गामा किरण। स्पष्ट है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक तथा गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जा सकता है। ये कण बाद में मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी भी कहा जाता है। अब देखते हैं ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के बारे में। एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक कैलोरी है। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रेमर एवं केल्विन पैमाने में संबंध निम्न है: C/5 बराबर F-32/9, R/4 बराबर K-273/5। तो ये यहाँ पे ये संबंध आप स्वयं देख लीजिएगा। 160 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का तापक्रम दोगुना होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस तथा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे ज्यादा या कम होता है तो आदमी बीमार पड़ सकता है। यदि शरीर का ताप अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलें तो इसका मान 310 केल्विन होगा, यानी 273 प्लस 37 केल्विन होगा। द्रव तापमापी में पारे का प्रयोग किया जाता है। पारे का तापमापी 357 डिग्री सेल्सियस तक के ताप का मापन कर सकता है, क्योंकि पारा 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप मापन हेतु अल्कोहल का प्रयोग तापमापी में किया जाता है। गैस तापमापी में स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। इससे अधिक के ताप के मापन हेतु हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन को लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि परंतु घनत्व में कमी होती है, किंतु पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस से आगे गर्म करने पर इसका व्यवहार सामान्य द्रवों की भांति होता है, अर्थात तब इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं: तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है, परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन आधारित है। वाष्पन शीतलन पर कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता एवं तापक्रम। गीले कपड़े सबसे ज्यादा सूख जाएंगे कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर। ग्रीष्म काल में आर्द्र उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा
ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का बर्फ शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक है जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम कर। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापक्रम में प्रत्यक्ष संबंध है। वायु में किसी निश्चित समय तक जल वाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी आर्द्रता धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर रसद परत लगाकर पेय पदार्थों को गर्म रखा जाता है। पृथ्वी की सतह से बढ़ती ऊंचाई के अनुपात में वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। वायु के घटते दबाव के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है क्योंकि आर्द्रता बढ़ने के साथ वायु के घनत्व में कमी आती है। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैस निकलती है जो कमरे का तापमान को बढ़ा देती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम मुख्यतः ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करता है। परीक्षायोपयोगी तथ्य हैं जब सीलें बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। हिलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? सोलर रेडिएशन को। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? 0। अब देखते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश की गति निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है जबकि ध्वनि की गति निर्वात में 0 होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफी कम होता है। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी रंग के समान, कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कांपटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है लेकिन उसका तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाता है। नियान गैस विसर्जन लैंपों एवं ट्यूबों तथा प्रतिदीप्ति बल्बों में भरी जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर एंडोस्कोपी तकनीक तथा हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी दिखाई पड़ता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा का दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देना, रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना तथा स्वच्छ जल के तालाब की सतह भी अपवर्तन के कारण कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है।
किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चिकित्सकों द्वारा कान, नाक एवं गले की जांच, दाढ़ी बनाने, सर्च लाइट तथा कार के हेडलाइट में अवतल या नतोदर दर्पण का उपयोग किया जाता है। ट्रक या मोटर कार में चालक के बगल में तथा सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस तथा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण आकाश में वर्षा के बाद दिखाई देने वाला इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिलने से बनता है। प्रिज्म से होकर गुजरने पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण ये सातों रंग के प्रकाश अलग अलग वर्ण पट्ट बनाते हैं। हरा, नीला एवं लाल रंग को प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं। दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का वह भाग है जो मानवीय आंखों द्वारा देखा जा सकता है। सामान्य मानवीय आंखें 390 nm से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच के विद्युत चुंबकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकती हैं। जब किसी पारदर्शक पतली परत पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते क्योंकि पृथ्वी का सतह वक्राकार है। दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है फेरो मैग्नेटिक चूर्ण से। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल का कार्य आधारित है दाब विद्युत प्रभाव पर। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7। आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कोलाइट के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्रोपिन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। विद्युत धारा के बारे में देखते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता अति निम्न होती है उन्हें सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, लोहा की विद्युत चालकता होती है। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेक लॉन्से सेल, डेनियल सेल, वोल्टी सेल एवं शुष्क सेल आदि प्राथमिक सेलों के उदाहरण हैं। लेंक लॉसे सेल का प्रयोग विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि में किया जाता है। शुष्क सेल का प्रयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरणों में किया जाता है। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग ट्रकों, ट्रैक्टरों तथा मोटर कारों आदि के इंजनों को स्टार्ट करने में किया जाता है। विद्युत बल्ब में टंगस्टन धातु का तंतु फिलामेंट का लगा होता है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाने पर तंतु का ताप 150 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। साधारणतः बल्ब में दी गई विद्युत ऊष्मा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है।
फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक निम्न एवं प्रतिरोध उच्च होता है ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए जिससे विद्युत उपकरण नष्ट होने से बच जाएं। यह विद्युत का उष्मीय प्रभाव है। हैलोजन लैंप का तंतु टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है। इसके अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप चढ़ा होता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस जैसे ऑर्गन को कुछ पारे मरकरी के वाष्प के साथ भर देते हैं। एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड अर्थात प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप के मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक गैलियम आर्सेनाइड होता है। यही विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है। इसका जीवन काल CFL की तुलना में अधिक होता है क्योंकि LED लैंपों में CFL की तुलना में ऊर्जा की खपत कम होती है। विद्युत बल्ब का आविष्कार सर्वप्रथम एडिसन ने किया था। इसमें टंगस्टन धातु का एक पतला कुंडली नुमा तंतु लगा होता है। इस धातु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात करने की बजाय उसमें नाइट्रोजन ऑर्गन गैस भर देते हैं। विद्युत जनित्र इलेक्ट्रिकल जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। सोलर सेल फोटोवोल्टाइक प्रभाव के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। डीजल इंजन ईंधन में विद्यमान रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा AC विभव को उच्चाई तथा अपचाई करने के लिए करते हैं। एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती हैं, प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीयक कुंडली। प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है जिससे द्वितीयक कुंडली में विभव प्रवृत्त होता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए DC धारा का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए प्रयुक्त चार्जर में रेक्टिफायर AC को DC में बदल देता है। इन्वर्टर एक वैद्युत सर्किट होता है जो दिष्ट धारा DC को प्रत्यावर्ती धारा AC में परिवर्तित करता है। ट्रांसमीटर एक वैद्युत युक्ति होती है जिसके द्वारा एंटीना की सहायता से विद्युत चुंबकीय संकेतों को प्रसारित किया जाता है। इसे मुख्यतः रेडियो, टेलीविजन एवं अन्य संचार साधनों के लिए प्रयोग किया जाता है। भूक्रोड के अंदर की चक्करक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र भी कहते हैं। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। एक सूखी सेल में ऊर्जा पाई जाती है रासायनिक। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति बटे निम्न गलनांक। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्लोरेसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियॉन। एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। इसका कारण कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे हों समान विभव पर। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। अब देखते हैं चालकता के बारे में। विद्युत चुंबकत्व के संदर्भ में पारगम्यता किसी पदार्थ का वह गुण है जो उस पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। पूर्ण अतिचालक की पारगम्यता शून्य होती है। अतिचालकता की दिशा में हो रही खोज और अनुसंधान में सिरेमिक ऑक्साइड बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। ऐसे ठोस पदार्थ जर्मेनियम, सिलिकॉन जिनकी विद्युत चालकता चालक तथा अचालक के बीच होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालक एक आदर्श अचालक शून्य चालकता की भांति व्यवहार करते हैं। इस ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध अनंत हो जाता है।
जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग अर्धचालक सेमीकंडक्टर की तरह ट्रांजिस्टर में किया जाता है। इसकी विद्युत चालकता सामान्यतः पर चालक एवं विद्युतरोधी पदार्थों की चालकता के मध्य होती है। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है संपूर्ण अनंत। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अब देखते हैं नाभिकीय भौतिकी के बारे में। न्यूट्रिनो की खोज वर्ष 1930 में पाउली ने की थी। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसमें ईंधन के रूप में प्रायः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। इनमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। जब इन विस्फोटक पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। न्यूट्रॉनों की गति धीमी करने के लिए भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और नाभिकीय बम समान सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में होने वाला नाभिकीय विखंडन मंदक द्वारा नियंत्रित होता है, जबकि नाभिकीय बम में यह अभिक्रिया नियंत्रित होती है। थोरियम एक ऐसा महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट है। अंतरराष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार प्रकृति में थोरियम का भंडार परंपरागत परमाणु ईंधन यूरेनियम के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। प्रति इकाई थोरियम यूरेनियम से 250 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है। कैडमियम की छड़ नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ों के रूप में प्रयुक्त होती है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। ऐसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। इनसे अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण का उत्सर्जन होता है। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम परमाणु रिएक्टरों अप्सरा 1956, साइरस 1960 की स्थापना ट्रॉम्बे स्थित VARC में की गई थी, तथापि ये अनुसंधान रिएक्टर ही थे। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र वर्ष 1969 में तारापुर में प्रचालित हुआ था। परमाणु खनिज अनुसंधान एवं अन्वेषण निदेशालय हैदराबाद में, गुर्जर बोर्ड मुंबई में, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में तथा भारतीय यूरेनियम कारपोरेशन जादूगोड़ा में है। कलपक्का में वर्ष 1985 से फ्रॉस्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर FBTR का परिचालन किया जा रहा है। इस रिएक्टर में प्लूटोनियम और यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रवित या गलित सोडियम का प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विगलन प्रक्रिया के द्वारा बिजली उत्पन्न करता है। कुछ तथ्य हैं। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा कर्नाटक में। विकिरण प्रकारों यथा दृश्य किरणों, एक्स-रे, अल्ट्रावायलेट एवं इंफ्रारेड में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्स-रे में। कौन सी ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? सौर ऊर्जा। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र स्थित है तमिलनाडु में। सही सुमेलित है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्का में है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद में है। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट इलाहाबाद प्रयागराज में है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में है। सूची 1 में परमाणु शक्ति केंद्र दिए गए हैं इस तरफ। सूची 2 में स्थिति वाला राज्य है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र है तमिलनाडु में, नरोडा है उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में और ट्रॉम्बे है महाराष्ट्र में। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था स्माइलिंग बुद्धा। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। परमाणु रिएक्टर है एक प्रकार की आणविक भट्टी। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है ऑक्सीजन चक्र में। कलपक्कम के फॉस्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है गलित सोडियम। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वैज्ञानिक डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने कालोसस नामक प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर को डिजाइन किया था। केंद्रीय विश्लेषक इकाई, केंद्रीय संसाधक एकक या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू तथा स्मृति। कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कंप्यूटर स्मृति या मेमोरी का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करना होता है। बिट अर्थात बाइनरी डिजिट कंप्यूटर की स्मृति की सबसे छोटी इकाई है। 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस हैं कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, जॉयस्टिक, बारकोड रिकॉग्निशन, ओएमआर, ओसीआर, एमआईसीआर स्कैनर आदि। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आउटपुट डिवाइस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर आदि। तकनीकी दृष्टि से कंप्यूटर के 4 कार्य हैं: डाटा का संकलन या निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संसाधन एवं डाटा निर्गमन या पुनर्निर्गमन। कंप्यूटर में उपयोग आने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप सिलिकॉन की बनी होती है। वर्ष 1958 में जे.एस. किल्बी ने एक छोटे से चिप के रूप में संपूर्ण इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया जिसे आईसी चिप कहा जाता है। यह एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है। समांतर नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहा जाता है। यह पारस्परिक रूप से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्कों की वैश्विक प्रणाली है। ब्लूटूथ विनिर्देशन का विकास सर्वप्रथम वर्ष 1994 में हाडसन ने किया था। ब्लूटूथ वायरलेस संचार के लिए एक प्रोटोकॉल है। वाईफाई तकनीक की सहायता से लोकल एरिया नेटवर्क को बिना तार के स्थापित करना संभव हो सकता है। MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह सर्वप्रथम अगस्त 1981 में जारी किया गया था। पुणे स्थित CDEC सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग द्वारा परम नामक सुपर कंप्यूटरों की श्रृंखला का विकास किया गया। CDEC द्वारा ही विकसित परम पद्म भारत का प्रथम टेराफ्लॉप सुपर कंप्यूटर था। पर्सनल कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास 32 बिट या 4 बाइट होती है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास 64 बिट या 8 बाइट होती है। चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीकी का प्रयोग बैंकिंग उद्योग में चेकों की कंप्यूटर के माध्यम से प्रोसेसिंग हेतु किया जाता है। आज का सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर हैं। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप कंप्यूटर, गेम कंसोल्स, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, PDAs इत्यादि आते हैं। www वर्ल्ड वाइड वेब का संक्षिप्त रूप है। इंटरनेट की इस प्रणाली को प्रवर्तक ब्रिटिश कंप्यूटर विज्ञानी टिम बर्नर्स ली हैं। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का एक ऑप्टिकल डिस्क है। इस प्रकार की डिस्क पहले से ही मुद्रित होती है तथा उसमें संग्रहित डाटा को मिटाया नहीं जा सकता। इस प्रकार के डिस्क में कोई नया डाटा भी संग्रहित नहीं किया जा सकता। रैम एक अस्थायी स्मृति है। यह तभी कार्य करता है जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है। कंप्यूटर के बंद होने पर रैम में संग्रहित सभी सूचनाएं समाप्त हो जाती हैं। ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसका निर्माण एवं विपणन ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे प्रोग्राम्स का संग्रह है जो यूजर को डेटाबेस की रचना करने एवं उसका रखरखाव करने की क्षमता प्रदान करते हैं। कैट यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा डिजाइन एवं डिजाइन प्रलेखन का कार्य संपादित किया जाता है। वीडियो मेल एक प्रकार का संदेशन प्रणाली है जिसमें एक वेब कैमरे के द्वारा वीडियो मैसेज को रिकॉर्ड कर एक ईमेल की तरह भेजा जा सकता है। ग्राफिक्स और वीडियो क्लिप्स वीडियो मैसेजेस के ही प्रकार हैं। ब्लॉग एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर का एक प्रकार है। एनालॉग कंप्यूटर में मापे गए आंकड़ों को संसाधित प्रोसेस कर दिखाया जाता है। कंप्यूटरों को कार्य करने के लिए प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है। लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को उपयोग करने में सहायता करता है। यह कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक समूह होता है जिससे कंप्यूटर द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं।
आधुनिक कंप्यूटर प्रणाली में निम्न मुख्य हार्डवेयर घटक होते हैं: इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः सॉफ्टवेयर का विकास करने वाली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलेन के साथ इस कंपनी की स्थापना की थी। फ्लैश मेमोरी कंप्यूटर एवं अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाली एक प्रकार की मेमोरी है जो विद्युत ऊर्जा के न रहने पर भी बनी रहती है, अर्थात नॉन वोलेटाइल मेमोरी। कंप्यूटर में प्रयुक्त पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरों एवं डिजिटल उत्पादों में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड आदि फ्लैश मेमोरी के उदाहरण हैं। हार्ड ड्राइव की अपेक्षा फ्लैश मेमोरी को बहुत ही कम विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर प्रति यूनिट स्टोरेज के संदर्भ में तुलना की जाए तो फ्लैश ड्राइव सामान्य हार्ड डिस्क के महंगी होती है। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर IBM सिस्टम 360 था। यह एक मेन फ्रेम कंप्यूटर था जिसे वर्ष 1964 में लॉन्च किया गया था। परम विलियम परम श्रृंखला का एक सुपर कंप्यूटर है। इसकी प्रति सेकंड कंप्यूटिंग क्षमता 10 टेराफ्लॉप है। यह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित एक हाइब्रिड सुपर कंप्यूटर है। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं: कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? OMR। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। मेन्यू में किसकी सूची होती है? कमांड की। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया ब्रिटेन में। शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रोग्राम को कहा जाता है ई-गवर्नेंस। डाटा का एक वचन क्या है? डेटम। माइक्रोसॉफ्ट है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था। IBM का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है मदरबोर्ड। लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है सेमीकंडक्टर लेजर। कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। याहू, गूगल, MSN इंटरनेट साइट्स हैं। कंप्यूटर वायरस का मतलब विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। GIF का आशय है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। एक पेन ड्राइव है एक हटाई जा सकने वाली द्वितीय भंडारक एकक। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में देखते हैं। भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। इसका प्रक्षेपण तत्कालीन सोवियत संघ के कापुस्तिन-यार प्रक्षेपण केंद्र से कॉसमॉस 3M प्रक्षेपण यान द्वारा 19 अप्रैल 1975 को किया गया। भू-अप्रागामी कक्षा एक वृत्तीय भूतुल्यकालिक कक्षा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। समुद्र तल से इस कक्षा की ऊंचाई लगभग 22,236 मील होती है। कभी-कभी इसे क्लार्क कक्षा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के एक नियत बिंदु से देखने पर भू-अप्रागामी कक्षा में स्थापित कोई उपग्रह स्थिर प्रतीत होता है। एक भू-स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है। भू-स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल 24 घंटे होता है। भारत की पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS IA 17 मार्च 1988 को बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ी गई थी। वायुयानों में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है ताकि उन्हें किसी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो। यह एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि वायुयानों के कॉकपिट में पायलटों की बातचीत को रिकॉर्ड करती है। स्पेस शटलों को रॉकेट की तरह प्रक्षेपित किया जाता है। ये उपग्रह की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं तथा हवाई जहाज की भांति पुनः पृथ्वी पर उतर जाते हैं। इन अंतरिक्ष यानों के ईंधन टैंक में द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग प्रणोदक के रूप में किया जाता है। कोलंबिया, चैलेंजर, डिस्कवरी, अटलांटिक तथा एवेंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के स्पेस शटल हैं। नासा द्वारा इन सभी का परिचालन अब बंद किया जा चुका है। बहुत कम ताप -150 डिग्री सेल्सियस से कम तथा इस ताप पर तत्वों के व्यवहार के अध्ययन को क्रायोजेनिक्स कहते हैं। निम्न तापमानों क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में होता है। निम्न तापीय क्रायोजेनिक इंजनों में सामान्यतः द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। क्रायोजेनिक इंजन की सहायता से ही GSLV रॉकेट में प्रयुक्त होने वाले प्रणोदक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को
न्यून तापमान पर द्रव अवस्था में रखा जाता है। निम्न तापी इंजन क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है। परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष अभिकरण ने केपलर नामक दूरबीन का प्रवर्तन किया जानने के लिए पृथ्वी तुल्य ग्रहों को। तुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है केरल में। एप्पल उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया था कौरू फ्रेंच गुयाना से। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ग्रेविटी ट्रैक्टर बनाया है जो एक अंतरिक्ष यान ऐसी यांत्रिकी के साथ जो क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से टक्कर लेने से बचाएगा। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। यदि चंद्रमा की सतह से एक सेल पृथ्वी पर लाया गया है तो इसके भार में परिवर्तन होगा परंतु द्रव्यमान में नहीं। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें। क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है स्पेस शटल में। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था 19 जून 1981 को। अपने कक्षा में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता है। वह ऐसा किस कारण से करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। जीपीएस का तात्पर्य है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट स्थित है पुलिकट झील के। भारत द्वारा विकसित IBCM जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर से अधिक है इसे नाम दिया गया है अग्नि-2 स्वदेशी तकनीक से तैयार किए गए प्रथम T-90S युद्धक टैंक को नाम दिया गया है भीष्म। स्वचालित इंजनों में से कौन सा हिम निरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। देशज तकनीक से विकसित तेजस है एक हल्का लड़ाकू विमान। सुमेलित है पृथ्वी सतह से सतह तक प्रक्षेपात्र है। त्रिशूल सतह से वायु तक का प्रक्षेपात्र है। पिनाका बहुनाकी रॉकेट प्रणाली है। निशांत युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है। भारत का लघु दूरी प्रक्षेपात्र है नाग। इंद्र है रडार। हवा से हवा में मारक प्रक्षेपात्र है आकाश। प्रक्षेपण अस्त्र है तो ये हवा से हवा का प्रक्षेपण अस्त्र है। आधुनिक टैंक है अर्जुन। हंसा 2 है एक प्रक्षेपण यान। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाए गए मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है लक्षित। अब विविध के अंतर्गत कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कृष्ण विवर सिद्धांत ब्लैक होल थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपने अनुसंधान से यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे बन जाते हैं। इन्हें वर्ष 1983 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की सफल व्याख्या की। इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। होमी जहांगीर भाभा भारतीय नाभिकीय भौतिक शास्त्री थे। इन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इनकी स्मृति में नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जगदीश चंद्र बोस भारत के प्रख्यात भौतिकविद जीव एवं वनस्पति विज्ञानी थे। इन्होंने रेडियो एवं माइक्रोवेव सिग्नलों के विषय में अनुसंधान के साथ वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने विभिन्न उद्दीपनों के विरुद्ध पौधों की प्रतिक्रिया मापने के लिए क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किया। प्रथम अंतरिक्ष यात्री रूस के यूरी गागरिन हैं, जबकि प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रूस की वेलेंटीना तेरेस्कोवा हैं। अनचुंबकीय पदार्थ वे हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से ही चुंबकित होते हैं तथा किसी अतिचुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। इसके उदाहरण हैं ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, पोटेशियम, क्रोमियम। लोहा, निकेल, कोबाल्ट लौह चुंबकीय पदार्थ हैं तथा तीव्रता से चुंबक द्वारा आकर्षित हो जाते हैं। एल्युमिनियम अनचुंबकीय पदार्थ है जो केवल अति शक्तिशाली चुंबक द्वारा ही आकर्षित होता है। टेप रिकॉर्डर की कैसेट में ध्वनि का अभिलेखन फेरोमैग्नेटिक चूर्ण के लेप चढ़े प्लास्टिक के टेप पर किया जाता है। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण लोहे के छोटे छोटे कणों से बना होता है। द्रव क्रिस्टलों का प्रयोग कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में तथा शक्तिशाली पॉकेट कैलकुलेटरों में होता है। MRI अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों एवं उनकी कार्यप्रणालियों के बारे में अत्यंत उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
एमआरआई तकनीक नाभिकीय चुंबकीय परिघटना पर आधारित है। टेलीफैक्स की सहायता से ग्राफिक तथा टेक्स्ट सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक टेलीफोन लाइन द्वारा आदान प्रदान होता है। फैक्स का आविष्कार स्कॉटलैंड के विज्ञानी अलेक्जेंडर बेन ने 1842 ईस्वी में किया था। चिकित्सा के क्षेत्र में लेजर बीम का सर्वाधिक उपयोग संवेदनशील शल्य चिकित्सा जैसे कॉर्निया के प्रत्यारोपण में किया जाता है। यह तकनीक किडनी स्टोन, कैंसर, ट्यूमर तथा मस्तिष्क के ऑपरेशन में भी इस्तेमाल की जाती है। मक्खियों की भाषा की पहचान के लिए के.वी. फ्रिस्क को वर्ष 1973 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्वांटम मैकेनिज्म में अति सूक्ष्म कणों की गति तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। इस बुक में दिए गए अन्य टॉपिक से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।